Hello everyone, let us move to our next chapter, that is biomolecules, chapter number 9. हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 13 कवर कर चुके हैं, उसके क्वेश्चंस कर चुके हैं. अब हमारा बायोमोलिक्यूल्स शुरू हो रहा है. बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स है क्या? बायोमोलिक्यूल्स पहले भी उसका ये है कि जो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं ना हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग टिश्यूज़ में, उसे हम बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. और बेसिकली इतनी हमारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो बेसिकली ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर लिविंग टिश्यूज़ हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, क्या उनमें एक ही तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं? क्या एक ही तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? और इस चीज़ का आंसर हम लोग कैसे पता करें अगर है तो, और मतलब क्या कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादातर अराइज होता है. तो जो फर्स्ट हमारा ना दैट इज क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, वो इसी के आधार पर है कि केमिकल कॉम्पोजिशन जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से एनालाइज की जाए या पता की जाए. तो पहला इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत सारे बेसिकली एनालाइज करना, पता लगाना केमिकल कॉम्पोजिशंस के बारे में. तो फर्स्ट है केमिकल एनालिसिस इन लिविंग टिश्यूज विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है कि हम लोगों ने क्या किया इस चीज़ का पता करने के लिए कि यह सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या एक ही तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, एक लिविंग टिश्यू लेते हैं. एक लिविंग टिश्यू हमने लिया, एक वेजिटेबल पीस हो सकता है या एक पीस ऑफ लिवर हो सकता है, वो लिया हमने, उसको ग्राइंड किया विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में हमने उसको ग्राइंड किया. ग्राइंड करने से हमारे पास दो चीज़ें आई, एक स्लरी टाइप बन गई, एक थिक स्लरी टाइप बन गई या पेस्ट टाइप बन गया जिसे हम कह सकते हैं. पेस्ट बनने के बाद ये दो उसमें ये चीज़ें देखी गई, दैट इज एसिड सोल्यूबल पूल एंड एसिड इनसोल्यूबल पूल या एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन. एसिड सोल्यूबल पूल को एनसीईआरटी में फिल्टरेट भी कहा गया है, एसिड इनसोल्यूबल पूल को रिटेंटेट कहा गया है. तो फिल्टरेट और रिटेंटेट बेसिकली है क्या? फिल्टरेट दैट इज माइक्रोमोलिक्यूल्स जो कि एसिड सोल्यूबल, जो कि एसिड सोल्यूबल हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है. मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट इज एसिड इनसोल्यूबल. ये ध्यान में रखना, जहाँ पे हमें दो फ्रैक्शंस मिले दो हमें फ्रैक्शंस मिले इसमें, एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इनसोल्यूबल. जो एसिड सोल्यूबल है बेसिकली कुछ नहीं है हमारा माइक्रोमोलिक्यूल्स, और ये है मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, ये चीज़ें हैं हमारी. द नेक्स्ट, अब दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं. अब ये तो हमें दोनों मिल गए, अब इनमें से हम लोगों को एक कंपाउंड स्पेसिफिकली निकालना है. तो क्या करते हैं, कुछ और एनालिटिकल टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, आगे दोहराई जाती हैं. इसमें से क्या करते हैं, हम लोगों ने एक कंपाउंड जो है वो आइसोलेट कर लिया, उसको फिर प्योरीफाई किया जाता है अदर एनालिटिकल टेक्निक्स की हेल्प से, जिससे हमारा जो वो कंपाउंड है अलग आ गया. ओके, और ऐसे ये प्रोसीजर आगे बढ़ता जाता है. तो बेसिकली ये बायोमोलिक्यूल्स क्या है? ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज बायोमोलिक्यूल्स. जितने भी कार्बन कंपाउंड जो कि हम लिविंग टिश्यूज से अपना लेते हैं या अपनाते हैं या हमें मिलते हैं, वो हमारे क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स की दो सब डिविजन्स है, दैट इज माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे. सो the next is how can we know about the inorganic substrates in the biomolecule. अब क्वेश्चन एक ये भी आता है कि जो बायोमोलिक्यूल हैं हमारे, अगर उनमें ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स प्रेजेंट हैं तो क्या इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स भी प्रेजेंट होंगे? ऑफ कोर्स होते हैं. ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक के आधार पर ही बायोमोलिक्यूल इकट्ठे बनता है. ओके, ऑर्गेनिक प्लस अनऑर्गेनिक इज इक्वल टू बायोमोलिक्यूल. सो इसके लिए भी एक हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें क्या किया गया कि एक लिविंग टिश्यू लिया. इसमें मैंने स्टेप्स के आधार पे लिखा हुआ है. लिविंग टिश्यू हमने एक लिया, अ पीस ऑफ लिवर हो सकता है, वेजिटेबल पीस हो सकता है. उसको थोड़ी देर तक सूखने दिया, जब तक मतलब वो सूखा, उसको सूखने दिया जब तक उसका पूरा पानी जो है वो रिमूव्ड हो गया अच्छी तरह से. उसको हम लोगों ने सूखने दिया. फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब वो अपना ड्राई वेट शो करता है वो टिश्यू, तो उसके बाद फिर उसको जलाया जाता है, बर्न द लिविंग टिश्यू, देन द CO2 एंड H2O वेपर और ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीडाइजेस टू गेजेस फॉर्म्स. अब जितने भी जब हम उसको जलाते हैं उस लिविंग टिश्यू को,
तो उसमें से जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं, CO2 हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये जितने भी हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू गेजेस फॉर्म में, और जो लास्ट में जो राख या फिर ऐश जो बचती है वो है हमारी आयनोर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। ठीक है, आयनोर्गेनिक सबस्ट्रेट हमारा जो क्या बचा, जो हम लोगों ने जब लिविंग टिश्यू को जला दिया, जब उसका पूरा ड्राई वेट था, जब उसको जला दिया तो उसमें जो ऐश बची वो हमारा क्या था, आयनोर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। तो आयनोर्गेनिक सबस्ट्रेट्स में आयनोर्गेनिक एलिमेंट्स जो मिले हमें, वो मिले हमारी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और जो हमारे आयनोर्गेनिक कंपाउंड्स मिले वो मिले हमें सल्फेट एंड फॉस्फेट। ओके, और मजे की बात यह है कि दोनों ही एसिड सोल्यूबल हैं। एसिड सोल्यूबल दैट मीन्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, बायोमॉलिक्यूल्स को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स हमारे कौन से होते हैं? जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, लिविंग टिश्यूज में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब क्या बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक ही हैं ओनली? तो हम लोगों ने पहले अभी पढ़ा कि ऑर्गेनिक नहीं, अनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स दो कैटेगरीज के हैं, कौन कौन से? एक ऑर्गेनिक और एक अनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या क्या आ सकते हैं? देखो, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। ओके, और अनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आएंगे? मिनरल्स हो गए जितने भी, गैसेस हो गए जितने भी, और वाटर। ये किस में आ गए? हमारे अनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स में, अनऑर्गेनिक में, बायोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में। और अगर हम लोग बात करें बायोमॉलिक्यूल्स की ऑन द वेट एंड सॉल्युबिलिटी, अगर हम सॉल्युबिलिटी के आधार पर या उनके मैसिव वेट या मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो दो तरह के हो सकते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा कि उसमें क्या था कि एसिड सोल्यूबल आई थिंक है, यस, एसिड सोल्यूबल। माइक्रोमॉलिक्यूल्स फॉर एसिड सोल्यूबल। तो एसिड सोल्यूबल्स मतलब कि हाई सॉल्युबिलिटी होगी उनकी, और सॉल्युबल वही चीज होती है लो मॉलिक्यूलर वेट पर, जिसका जो वेट है वो कम हो। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। माइक्रोमॉलिक्यूल्स का लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाई सॉल्युबिलिटी होती है। इसमें माइक्रोमॉलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक दोनों तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है उनका, लो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबल कम होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें कैटेगरी थी रिटेंटेट, जिसमें जो एसिड इनसॉल्युबल था वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे हमारे। और ऑर्गेनिक सिर्फ ऑर्गेनिक होते हैं, ओनली एंड ओनली ऑर्गेनिक कैटेगरी प्रेजेंट होती है मैक्रोमॉलिक्यूल्स में। ओके, अच्छा, एक चीज़ और थी जो मैं यहाँ बताना भूल गई, जो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं बेसिकली क्यों अप्लाई की जाती हैं, क्यों मतलब यूज़ में लाई जाती हैं। बेसिकली इसका आंसर ये है कि जो एनालिसिस करना है इसलिए क्योंकि ये एक हमें आइडिया दे देता है हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला का और स्ट्रक्चर का, जिसकी हेल्प से मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर दोनों ही हम पता लगा सकते हैं। ओके, अब हम अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। अमीनो एसिड बेसिकली हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, जो कि एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, जिसमें एक तरफ अमीनो ग्रुप और एक तरफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप दैट इज आर ग्रुप जो है होता है। और बेसिकली क्योंकि ये सेम कार्बन पे होते हैं इसीलिए इनको अल्फा अमीनो एसिड्स भी कहा जाता है। ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। तो जो सी कार्बन है ये हमारा अल्फा के इस कार्बन के साथ, क्योंकि NH3 भी सब्स्टिट्यूटेड है और साथ में R ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी है, और इस वजह से इसको अल्फा अमीनो एसिड कहा जाता है। और ये जो R ग्रुप है वो चार तरह के हो सकते हैं। पहला है NH3 दैट इज अमीनो, नेक्स्ट इज कार्बोक्साइल, अनदर वन इज H एंड द R। ये R कुछ भी कोई ग्रुप हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल OH हो गया या इस तरह से। तो आगे है द नेक्स्ट इज द अमीनो एसिड दैट अकर इन प्रोटीन्स आर ऑफ 20 टाइप्स। ओके, जो बेसिकली अमीनो एसिड्स है बहुत सारे हैं, बट जो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं वो 20 टाइप्स के हैं। और द आर ग्रुप इन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स, और जो आर ग्रुप जो प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स में होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आर ग्रुप यहाँ पे शो किया ना, इसकी जगह अगर हम H लगा दे, फॉर एग्जाम्पल इफ हाइड्रोजन अगर अटैच हो आर ग्रुप की जगह तो NH3CH ये बन जाएगा। इसे हम, इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो नाम है वो है क्या? ग्लिसाइन। द नेक्स्ट इज इफ मिथाइल ग्रुप, अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए उसकी जगह, ये जो आर ग्रुप था ना एक्स्ट्रा, ये इसकी जगह हम लोग मिथाइल लगा देते हैं तो ये क्या बनेगा हमारा? एलेनाइन।
और अगर इसकी जगह एफ हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा दिया जाए, हाइड्रोक्सी मिथाइल, इसमें एक गलती है कि ये यहाँ पे आंदा सी, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल अगर हो जाए तो क्या बनेगा, सिराइन। सिराइन ये बेसिकली ये जो है अभी जो ये वीडियो में है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, तो इस वजह से ये वीडियो तैयार की गई है। नेक्स्ट वीडियो होगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहां से जो बेसिकली है जो चीज़ें शुरू होंगी वो वहां से शुरू होंगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप हमारा क्या होता है, जिसमें सी जो है कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, वो हमारा कार्बोक्साइल ग्रुप है। जैसे कि COOH, कीटोन्स हो गए हमारे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए एंड एटसेट्रा। तो द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप। अमीनो ग्रुप्स और कार्बोक्साइल ग्रुप के आधार पर 3 कैटेगरीज हैं, दैट इज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। कार्बोक्सिक, अच्छा एक चीज और, इसमें से अमीनो एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा ज्यादा एसिडिक है, दैट इज कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट नंबर पे आता है एसिडिक उस पे फॉर्म पे। तो इसके आधार पर अमीनो एसिड्स कितने होंगे किसी प्रोटीन में और कार्बोक्साइल ग्रुप कितने होंगे, उसके आधार पर ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बताए जाते हैं। प्रोटीन में नहीं, सॉरी, अमीनो एसिड्स में। तो एसिडिक फॉर्म में क्या कौन सा ज़्यादा होगा, किसी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी कार्बोक्साइल ग्रुप की या फिर अमीनो एसिड्स की, कार्बोक्साइल ग्रुप की। और क्योंकि इसमें कार्बोक्साइल ग्रुप ज़्यादा है इसी वजह से वो एसिडिक कहा जाएगा। बेसिक में अमीनो ग्रुप ज़्यादा होगा, न्यूट्रल में दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम होगी। एसिडिक में कार्बोक्साइल ग्रुप ज़्यादा होगा, बेसिक में अमीनो ग्रुप ज़्यादा होगा, न्यूट्रल में दोनों सेम होंगे। ये जो है ये तीनों एग्जाम्पल दिए गए हैं, एसिडिक का एक ग्लूटामिक एसिड, लाइजाइन का बेसिक का जो दिया गया एग्जांपल लाइजाइन, एंड न्यूट्रल का विलाइन, जिसमें विलाइन में अमीनो एसिड और कार्बोक्साइल ग्रुप की जो क्या नाम है क्वांटिटी है दोनों ही सेम होती है। द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो आगे या तो अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा 11th के स्टूडेंट्स है जो आएगा, और 12th के स्टूडेंट्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड की जो बेसिकली प्रॉपर्टी है वो है स्विट्रायनिक फॉर्म। तो इसमें क्या है कि इट इज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप। दैट मीन्स कि जो प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड की वो क्या है, जो NH2 है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दोनों अपने क्या आयनाइजेबल नेचर शो करते हैं इसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है हमें रिएक्शन, इसका रिएक्शन मैंने पूरा शो नहीं करके दिखाया बिकॉज इसमें ज़रूरत भी नहीं है इतनी, ये पूछा भी नहीं जाता इस तरह से। तो बेसिकली ये ध्यान रखना है जो अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमारी ज़िट्रोआयनिक फॉर्म, जो आयनाइजेबल नेचर जो दिखाता है NH2 और COH ग्रुप अपना। तो ये जो है ज़िट्रोआयन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आयन दिखा रहा है NH2, यहाँ पे COO माइनस, ये आयन्स की फॉर्म में जब आ जाते हैं तो उसको कहते हैं ज्विटर आयन, जब दोनों ही आयनिक फॉर्म में होते हैं। तो ये हमारा ज्विटर आयन है और इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जितना इसमें नोट्स में है उतना ही समझने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट इज लिपिड्स। अब लिपिड्स की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट इज जनरली वाटर इनसॉल्यूबल। जो लिपिड्स होते हैं बेसिकली वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। लिपिड्स सिंपली फैटी एसिड भी हम उसको कह सकते हैं। और फैटी एसिड्स क्या होते हैं, सिंपली फैटी एसिड जो होते हैं वो हमारे जिसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप है अटैच होता है आर ग्रुप के साथ। आर ग्रुप हमारा मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह से, जिसमें जो फैटी एसिड्स हमारे वो होंगे, मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा, फैटी एसिड्स हमारे वो होंगे जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो अटैच होगा आर ग्रुप के साथ। और आर ग्रुप हमारा क्या होगा, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एटसेट्रा। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया पैरामेटिक एसिड का। पैरामेटिक एसिड में जो 15 कार्बन्स होंगे वो तो सेम होंगे, बट जो एक कार्बन है हमारा वो कौन सा होगा, कार्बोक्साइल ग्रुप। और एराकिडोनिक एसिड जो होगा हमारा उसमें 19 कार्बन जो होंगे हमारे वो होंगे जो नॉर्मल कार्बन होते हैं, और जो एक कार्बन जो बचेगा वो हमारा होगा कार्बोक्साइल ग्रुप। ओके, अब फैटी एसिड्स दो तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड बेसिकली सिंगल बॉन्ड के लिए यूज होता है और अनसैचुरेटेड इज फॉर द डबल बॉन्ड एंड फॉर द ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सिंपल फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स जो हैं कितनी तरह के हो सकते हैं, दो तरह के, सैचुरेटेड और
अनसैचुरेटेड। अब आगे एक कैटेगरी और दी है सिंपल एक लिपिड की, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बेसिकली एक लिपिड है सिंपल तरह का, जिसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसका मैं शो कर देती हूँ। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन किस तरह से होगा, दैट इज 3 कार्बन फॉर प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी बोला है तो OH, another OH एंड दिस ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। और जो यहाँ पे होंगे ये हमारे दैट इज हाइड्रोजन्स। ओके, ये हमारा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन का फॉर्मूला हो गया। अब बहुत से लिपिड्स हैं जो ग्लिसरॉल भी, मतलब 2 तरह के इसमें कैटेगरीज शो हो गई हमारी, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। अब जब फैटी एसिड्स है एस्टेरिफाइड हो जाता है ग्लिसरॉल के साथ, तो बनता है मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। अब बेसिकली ये बात जो क्वेश्चन अराइज होता है, एस्टेरिफाइड क्या है, एस्टेरिफिकेशन क्या है, ये केमिस्ट्री में भी है, इसमें हम लोग पहले 9th-10th में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एस्टेरिफाइड बेसिकली जब एसिड जो है अल्कोहल के साथ कंबाइन हो जाता है और देता है प्रोडक्ट हमें क्या, एस्टर, तो उसे कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, एस्टेरिफाइड का मतलब जब एसिड जो है जब कंबाइन हो जाता है अल्कोहल के साथ, तो हम उस प्रोसेस को और प्रोड्यूस करता है एस्टर, तो उसे हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन, उसे कहते हैं एस्टेरिफाइड होना। तो एस्टेरिफाइड होके वो क्या बनाता है, 3 तरह के सब्सटेंसेस, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। और ये जो तीनों हैं ये क्या है, इनको फैट और ऑयल्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली हमारे फैट और ऑयल्स हैं जिनके नाम हम लोगों ने इस तरह से दे दिए, मोनोग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स एटसेट्रा। तो जो ये फैट्स और ऑयल हैं ये किस बेस पे कहे गए हैं, बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट्स। ऑयल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है लो, और जो फैट्स का है वो है हाई मेल्टिंग पॉइंट। कैसे, अगर आपने कभी शो देखा होगा कि जो ऑयल हमारे होते हैं, ऑयल अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पर रख दें तो लिक्विड फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं, उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट है उनका। और फैट्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, दैट मीन्स कि अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर रख दें तो वो जमे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ देर बाद जम जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वनस्पति घी हो गया एंड बटर, जो मक्खन है वो एग्जाम्पल है फैट्स का। तो इसलिए कहते हैं ना कि मोटे हो जाओगे, मक्खन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हम जस्ट जोकिंग। तो अब आगे है कि फॉस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली ऐसे लिपिड्स जिनमें फॉस्फोरस या फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड्स होते हैं उन्हें कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स वो लिपिड्स हैं जिनमें फॉस्फोरस या फिर फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ओके, फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, और अभी प्लांट फिजियोलॉजी में और ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आएगा। तो इसका एग्जाम्पल है लेसिथिन एंड न्यूरल टिश्यूज हैव फॉस्फोलिपिड्स इन देम। न्यूरल टिश्यूज जो हमारे जो लेसिथिन और न्यूरल टिश्यूज हैं हमारे, वो उनमें जो फॉस्फोलिपिड्स है वो पाए जाते हैं। ओके, अब है एफ पार्ट हमारा, हेट्रोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स। अब हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे कार्बन कंपाउंड्स भी हैं जो हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म में है। हेटेरोसाइक्लिक फॉर्म क्या होती है, बेसिकली साइक्लिक फॉर्म तो आप समझ गए होंगे, साइकिल्स में जैसे कि ये हो गया, साइक्लिक फॉर्म में ऐसे होते हैं, ठीक है। और बेंजीन हमारा फिर एरोमेटिक में आ गया, ये हमारा साइक्लिक में बोल रही हूँ मैं। साइक्लिक फॉर्म में होंगे जिनके हेटेरो, जो ये पार्ट्स हैं जो सब हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, ये हेटेरोसाइक्लिक हो गई हमारी। तो हेटेरोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड बेसिकली नाइट्रोजन बेसिस भी उसी कैटेगरी में आते हैं, जो कि 5 तरह के हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल एंड थायमाइन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 12th में भी काम आएगा, और नीट के कुछ क्वेश्चंस में घुमावदार जो क्वेश्चंस है वो इसी तरह से इसमें से पूछे जाते हैं कई बार, और पीछे पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको हेल्प कर सकते हैं। तो एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, यूरासिल एंड थायमाइन, ये क्या है हमारे नाइट्रोजन बेसिस। ओके, तो अगर इन सब के साथ अगर ऐड कर दिया जाए शुगर को, तो वो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स और टाइड्स में बहुत फर्क है और लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एस फॉर शुगर, जहां पर न्यूक्लियोसाइड्स आएगा दैट मीन्स कि वहां पे एस, साइड्स मतलब शुगर, ये ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड्स और उसके साथ शुगर अटैच है।
अब नेक्स्ट पार्ट है इफ फॉस्फेट ग्रुप एस्टेरिफाइड विद शुगर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पे एस्टेरिफाइड का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है जब वो एस्टेरिफाइड होता है शुगर के साथ, फॉस्फेट ग्रुप जब एस्टेरिफाइड होता है शुगर के साथ तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। एस्टेरिफाइड होता है तो क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। और इसके जो 5 तरह के जो है पार्ट्स हैं वो है एडेनाइलिक एसिड, ग्वेनाइलिक एसिड, साइलिक एसिड, यूटाइलिक एसिड एंड थाइमिडाइलिक एसिड। ओके, सो अब नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का वो है डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ डैश ओनली। व्हाट इट विल बी, क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर, न्यूक्लियोसाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स। बेसिकली जो डीएनए और आरएनए है हम लोग ये जानते हैं कि हमारे क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स। व्हाट आर दे, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। और हमारा ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल भी है, तो फंक्शन करते हैं एक जेनेटिक मटेरियल की तरह। और इसमें जो है वो हमारा आएगा डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये चीज ध्यान में रखनी है, ये आएगा न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, इट विल बी न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। अब जो इस वीडियो में जितना भी था वो बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड था, जो आपको पता होना चाहिए बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ने से पहले, शुरुआत करने से पहले, ये सब इस वीडियो में ये था। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ से बेसिक चैप्टर की शुरुआत है, जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो वहाँ से शुरू है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए। एंड अनदर थिंग इज कि जितने भी जो नोट्स हैं और जो करवा रही हूँ, जो टेस्ट लास्ट हर वीडियो के लास्ट में दूंगी, उसको अच्छी तरह से करना है। एंड अगर आप नीट क्लियर करना चाहते हैं तो अनदर थिंग इज कि अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और थैंक यू सो मच एंड लुक आउट एंड वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।